अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। बहुत शुक्रिया होती साहब आपका। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही हमारे साथ मौजूद हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे अजहर जतोई साहब। जतोई साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी खबरें लेंगे। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बहुत से मामलात पे बात करने और खबरें लेने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंतहाई अहम मामला जो कराची में पोर्ट कासिम टर्मिनल इंतज़ामिया है वो और शिपिंग कंपनियों का गठजोड़। इस गठजोड़ से इंपोर्टर्स को कितना नुकसान हो रहा है, इसके साथ साथ कौमी ख़जाने को कैसे लूटा जा रहा है। भट्टी साहब आप ही से मैं चाहूँगा कि ये कहानी ज़रा आप बता दें हमें, और तरीका वारदात क्या कोई नया है? फैसल देखिए, जो हमारा इंपोर्ट का शोबा है इसके अंदर वो ऐसे लोग जो कानूनी तरीके के साथ अपनी मुख्तलिफ मसनूआत मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तमाम कवायद ज़ाबित को पूरा करते हैं ताकि कौमी ख़जाने में मतलूबा टैक्सेस ड्यूटी जमा हो सके। उनके लिए कारोबार करना इंतहाई मुश्किल से मुश्किल बनता जा रहा है। वजह क्या है? वो लोग जो स्मगलिंग से मिस डिक्लेरेशन के ज़रिए अपना माल क्लियर करते हैं वो तो बहुत फ़ायदे में रहते हैं। वो बहुत से मामला हमने टेकअप किए कि कौमी ख़जाने को सालाना भारी नुकसान पहुंचता है, टैक्स ड्यूटीज़ की मद में आप वसूलियाँ नहीं कर पाते। उसके साथ साथ जब आप स्मगलिंग करते हैं, मिस डिक्लेरेशन करते हैं तो मुमनुआ अशिया भी आप पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जो इस प्रैक्टिस पर यकीन नहीं रखते उनके लिए जो शिपिंग कंपनियाँ हैं और टर्मिनल इंतज़ामिया है वो आए रोज़ इतनी बेपनाह मुश्किलात पैदा करती जा रही है कि ऐसे लोगों के लिए कानूनी तौर के ऊपर इंपोर्ट्स को जारी रखना अब नामुमकिन होता जा रहा है। पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला टेकअप किया था कि मुख्तलिफ शिपिंग कंपनियाँ पाकिस्तानी इंपोर्टर्स से खिलाफ कानून डिटेंशन एंड डैमेजेस के नाम के ऊपर अरबों रुपये वसूली करने में मुलविस हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी था। अब और कंपनीज और एक टर्मिनल इंतज़ामिया का एक और नया कारनामा सामने आया जिसके अंदर शिपिंग कंपनी मार्क्स है और कासिम इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल की जो अमला है उसकी मिली भगत से इंपोर्टर से डिटेंशन और डैमरेज चार्जेस की मद में इजाफी वसूलियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एक कस्टम इंटेलिजेंस के हुकाम के अंदाजे के मुताबिक सालाना पाकिस्तानी इंपोर्टर से 15 अरब रुपए तक वसूल कर लिए जाते हैं खिलाफ कानून, जो कि कस्टम्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जो कि SRO 1220 की सीरियल खिलाफ वर्जी है। मामला यह है होती साहब कि जब कोई भी पाकिस्तानी इंपोर्टर जब ज़्यादा चीन से मुख्तलिफ अशिया इंपोर्ट करते हैं, जब वहाँ से इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे शिपिंग कंपनीज कन्विंस करती हैं, वहाँ बाज़ाब्ता कंपटीशन होता है कि आप अपना माल पाकिस्तान इस कंपनी के ज़रिए भिजवाइए। आगे उनके पाकिस्तान में एजेंट्स भी काम करते हैं, माल वहाँ पर बुक किया जाता है। बाज़ाब्ता तहरीरी एक मुआहिदा होता है जिसके अंदर तमाम शराइत व ज़वाबित दर्ज होती हैं। कस्टम्स एक्ट 1969 के मुताबिक, SRO 1220 के मुताबिक जब वो मुआहिदा तय पा जाता है जिसके अंदर आप फ्रेट चार्जेस, उसके सामान की तमाम तर जो उसके चार्जेस हैं कि आप इस रेट के ऊपर आपने इस टर्मिनल पर पहुंचाना है। जब ये सारा मामला तय पा जाता है, जब ये माल यहाँ पर पहुंचता है तो उस सामान को होल्ड कर लिया जाता है, रिलीज़ नहीं किया जाता। होल्ड और जब करने के बाद कुछ दिन गुजरते हैं तो मुतलका पाकिस्तानी इंपोर्टर से वो शिपिंग कंपनी और टर्मिनल इंतज़ामिया इजाफी डैमरेजेस एंड डिटेंशन चार्जेस के नाम के ऊपर इजाफी वसूलियों का मुतालबा करती है। तो जिसके नतीजे में उन्हें वो बताया जाता है कि कस्टम्स एक्ट 1969 के सेक्शन 14A वाज़े तौर के ऊपर आपको रोकता है कि कोई भी कंपनियां इंपोर्टर से जब मुआहिदा तय पा चुका हो, उसके अंदर कोई इजाफी अगर वाजबात दर्ज नहीं है, उस तहरीरी मुआहिदे से ज़्यादा रकम आप वसूल करने के मजाज नहीं हैं। लेकिन कोई इसकी बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि उस वक्त इंपोर्टर्स का माल स्टक हो चुका होता है, वो मजबूर होता है, उसकी अशिया ख़राब होने का खदशा होता है, उसको मार्केट के अंदर एक लॉस हो होता है। अल्टीमेटली उसको ब्लैकमेल करके मजबूरन उसकी जेब से इजाफी पैसे निकाल लिए जाते हैं। लेकिन कुछ इंपोर्टर्स ने अब इस मामले के खिलाफ आवाज़ उठाई और इससे पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ने भी इस मामले के ऊपर आवाज़ उठाई कि सालों से ये प्रैक्टिस जारी है, अब इस प्रैक्टिस को रुकना चाहिए, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके तहत जो कराची के अंदर जो टर्मिनल्स हैं उनको भी इस ज़ाब्ते के तहत पाबंद किया जा सके और उसके साथ साथ शिपिंग कंपनियों को भी। इसके साथ मामला सिर्फ यही नहीं रुका, अब जो मौजूदा ये मामला सामने आया कासिम इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल का और मार्क्स कंपनी का, इसके खिलाफ इंपोर्टर ने बिन कासिम पुलिस स्टेशन बिन कासिम के अंदर FIR के अंदराज के लिए बाज़ाब्ता तौर के पर दरखास्त दे दी है। जब ये मामला यहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर उसके नतीजे में
कस्टम्स कलेक्टरेट भी एक्टिव होता है, जैसे कि पहले कंपनियों के मामले में वो एक्टिव हुआ था। फिर वो तमाम इंपोर्टर से सबूत जमा करने के बाद ऐसी कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करने की कार्रवाई शुरू कर देता है। अब ये इंपोर्टर्स अगर ये कस्टम्स एक्ट 1969 सेक्शन 14A की खिलाफ वर्जी यूं ही जारी रखेंगे, SRO 1220 की खिलाफ वर्जी यूं ही जारी रखेंगे, कौमी खजाने को और इंपोर्टर्स को इसी तरीके से ब्लैक मेल करके इजाफी वसूलियां करने का सिलसिला खत्म नहीं करेंगे तो इनके लाइसेंस मनसूख हो सकते हैं। लेकिन जो लोग कानूनी तौर के ऊपर इस कारोबार के ऊपर यकीन रखते हैं, उन्हें इसके ऊपर गामजन रहने के लिए लाजिम है कि वजीर खजाना अपना रोल प्ले करें, चेयरमैन FBR अपना रोल प्ले करें, ताकि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करके इंपोर्टर्स को और कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसका तदारुक हो सके। बड़ी साहब, हम यही उम्मीद करते हैं इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी कस्टम ड्यूटी और टैक्स कलेक्शन का ग्राफ बढ़ सकता है, और इस वक्त जो हुकूमत की अव्वलीन ज़रूरत भी है। एक और इंतहाई अहम मामला, पंजाब के अंदर 10 साल बाद हुकूमत बदली, शहबाज शरीफ साहब गए, PTI की हुकूमत आई, उस्मान बुज़दार साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, और ये तवक्को की जा रही थी कि बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। अनवर सुमरा हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, वो कौन से इदारे हैं कि जिनके सरबराहान का तकर्रुर खिलाफ कानून हुआ था और PTI की हुकूमत आने के बाद भी उनका कुछ ना बिगड़ सका? जी फैसल साहब, बात यह है कि जब PTI की हुकूमत पंजाब में बनी तो यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले ये अपने ब्यूरोक्रेट्स को राइट रिप्लेसमेंट देते और उनको मौसर जो है पॉलिसी बनाते और जो सूटेबल ऑफिसर हैं उनको सूटेबल जगहों पर तैनात किया जाता, ताकि तब्दीली जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आती। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर 4 ऐसे पंजाब में अदारे हैं, बहुत अहम अदारे हैं जो पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज दे रहे हैं। उनके सरबराहान जो हैं वो पिछले 10 साल से रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए अभी तक कंटिन्यू किए हुए हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा रेस्क्यू 1122 का, ये 2004 में इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब को तैनात किया गया। इनके चौधरी परवेज़ इलाही जब चीफ मिनिस्टर से उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे। जैसे ये गवर्नमेंट तब्दील हुई 2008 में, जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उनके साथ वो अपने मराहम जो हैं कायम कर लिए और कंटिन्यू करते रहे। इसके बाद अभी तक ये तकरीबन इनको आप अंदाज़ा लगा लें 13 साल हो गए हैं रेस्क्यू 1122 की सरबराही करते हुए। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस दौरान में इन पर करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, एम्बुलेंसेस की ख़रीदारी के हवाले से है, फैब्रिकेशन का 1 अरब रुपए का इन्होंने काम जो है एक ख़ास कंपनी अहमद मेडिक्स से करवाया है, जिसमें मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ये ख़ुद भी हिस्सेदार हैं, लेकिन अभी तक काम वहाँ पर कर रहे हैं और डायरेक्टर जनरल जो हैं रेस्क्यू 1122 तैनात हैं। इनको अभी तक ना तो पूछा गया है और ना ही इनको हटाया गया है। दूसरे नंबर पर आता है बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब जो है इसकी तकरीबन 550 के करीब ब्रांचेज़ हैं पंजाब में और बल्कि मुल्क भर में जो काम करती हैं, जिसमें 51% जो है वो हुकूमत का सरमाया है और 49% जो है वो प्राइवेट सेक्टर का सरमाया है। उसके सदर जो हैं वो 2008 से नईमुद्दीन साहब हैं, वो 2008 से अभी तक सदर चलते आ रहे हैं। इनकी क्वालिटी ये है कि 2008 से लेकर 2013 तक इनका 5 साल का टेन्योर था। उसके बाद इनको 1-1 साल की तोसी देते रहे चीफ मिनिस्टर पंजाब। उसके पीछे लॉजिक ये थी कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को जब ये धचका लगा माली तौर पर, तो इन्होंने 20 अरब रुपए का बैंक ऑफ पंजाब से इन्वेस्टमेंट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के कहने पर वहाँ पर किया। इसके अलावा अभी जो पंजाब हुकूमत को मालियाती जो मामलात जो हैं ख़राब हुए हैं, उसके लिए इन्होंने 13 ऐसी जायदादें पंजाब बैंक की हैं जो इन्होंने फ़रोख्त करने के लिए इश्तिहार दे दिया है। इनको हटाया नहीं जा रहा, बल्कि बैंक ऑफ पंजाब अपना सरमाया बेच रहा है अपने मालियात को पूरा करने के लिए। अब नई हुकूमत से तवक्को की जा रही थी कि ये जो बंदे 8-10 साल से बैठे हुए हैं इनको तब्दील करेंगे और इनकी जगह से सूटेबल, प्रोफेशनल, हार्ड वर्किंग और जो लोग तब्दीली चाहते हैं उनको लेकर आएंगे, कंपटीशन के ज़रिए लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ। तीसरे साहब हैं, ये पंजाब ने 2009 और 2011 में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी कायम की थी। उसमें एक डॉक्टर अशरफ ताहिर साहब हैं जो बाहर से आए थे, पहले कंसल्टेंट आए थे। इनको $750 पर योमिया जो है कंसल्टेंसी दी जाती थी। उसके बाद जब ये एजेंसी कायम हो गई तो ये 73 साला बाबा जी को जो है इनका DG लगा दिया गया। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है री-एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है, उसमें कहा गया है कि अगर आपने किसी को री-एम्प्लॉय करना है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है मार्केट से, तो 63 है, 63 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ये 73 साल में आज भी DG जो है पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के तौर पर काम कर रहे हैं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का जब
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट किया तो उसमें करोड़ों रुपए की जो करप्शन है वो सामने आई। दूसरा, जो रिपोर्ट जनरेशन सिस्टम लगाना था वो फेक था। इन्होंने जिस कंपनी से भी मुआहदा किया वो कंपनी भाग गई, ना ये पैसे वापस रिकवर कर सके, ना उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर सके। इसके अलावा यहाँ से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिनमें एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच ने तहकीकात भी की, कुछ 60 के करीब जाली रिपोर्ट्स मुख्तलिफ मुकदमात में पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी से जारी हो सकें, जिसके ये ज़िम्मेदार हैं। बजाय इसके कि इनको निकालते, अभी तक जो है पंजाब हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आपको पता होगा कि फोरेंसिक साइंस जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में और सिक्योर ऑफ एविडेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इंटरनेशनल लेवल पर एक्नॉलेज है। आपने निशानदही की, जिन अफसरान के मुतल्लिक आपने बात की कि इनको हटाया जाना चाहिए था, नहीं हटाया गया। गुज़श्ता दौर हुकूमत में एक ख़ास शख्सियत की इन्हें बैकिंग थी। अब उस शख्सियत का तो मौजूदा हुकूमत के अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन अफसरान से मुतल्लिक फ़ैसला क्यों नहीं कर सकी, जबकि इनसे मुतल्लिक बड़े वाज़े तौर के ऊपर रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो तर्जमान पंजाब हुकूमत से इस हवाले से आपका रब्ता हुआ कि उनका प्लान क्या है, कि क्या इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा एक्सटेंशन होगी या इनकी जगह के ऊपर रिप्लेसमेंट की जाएगी आने वाले दिनों में? जी भट्टी साहब, बात ये है कि ये चौथे ऑफिसर का बताकर मैं आपका जवाब देता हूँ। उमर सैफ साहब हैं, ये 2011 से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, पहली पंजाब की IT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं और साबका वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के एडवाइज़र भी रह चुके हैं। सियासी पोस्ट इन्होंने होल्ड की रखी है, ये भी अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपने जो बात की कि इस हवाले से मैंने जो फील किया है और मुख्तलिफ ऑफिसर से जो बात हुई है, पंजाब हुकूमत जो है PTI की, उसका कोई होमवर्क नहीं था। और ये अफसरान भी बहुत बड़े कलाकार हैं। इन्होंने पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात की, अपनी वफादारियाँ उनके साथ निभाने की इन्होंने एश्योरेंस दी है। अब मुबैना तौर पर ज़राए ये कहते हैं कि इन्होंने इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं, बनी गाला में ये चांस पे हैं कि कहीं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए तो उनको एश्योरेंस दें कि जी हम ही इन अदारों को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। हुकूमत पंजाब के जो ज़िम्मेदार अहलकार हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो अफसरान लगे हुए हैं या ये जो लोग लगे हुए हैं, इनको रूल्स रिलैक्स करके लगाया गया था। एक दफ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन आप 10 साल के लिए अगर किसी बंदे को बार बार एक्सटेंशन दे के किसी अदारे का सरबराह लगाएंगे। PTI की पंजाब हुकूमत अगर होमवर्क करती भी, लेकिन इन अफसरान की कलाकारी बहुत ज़्यादा थी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। और ये कुछ मामलात हैं जो के अंदर बिलखुसूस PTI की हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इन मामलात को देखना होगा। एक और इंतहाई अहम मामला पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक और क्राइसिस जन्म ले चुका है वो पानी का मसला है। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद है। जतोई साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपकी स्टोरी है, आप कह रहे हैं कि 50% ये निज़ाम इस वक्त नाकारा हो चुका है। गफलत किसकी है? कितने सालों से कितनी हुकूमतें गुजर गईं, पाकिस्तान के नहरी निज़ाम पे तवज्जो नहीं दी गई? ये पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा और बड़ा बेहतरीन निज़ाम कहलाता है, लेकिन ये इंकशाफ हुआ है गुज़श्ता हफ्ते जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पानी के इशू पर और ज़राअत के इशू पर उन्होंने जब ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया गया कि इस वक्त जितनी ये आपाशी का निज़ाम है, ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से इस वक्त जो पाकिस्तान के पास दस्तयाब जो पानी है 8 करोड़ एकड़ फुट वो ज़ाय हो रहा है और ये 50% पानी है। अब देखिए इस वक्त जो पानी की अहमियत है बहुत ज़्यादा है, अगर पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी का तस्वर ही नामुमकिन है। इसलिए अब PTI की हुकूमत ने यह डिसीजन लिया है कि अगले महीने 30 अक्टूबर तक माहरीन को कहा है कि वो जामी पॉलिसी बनाएं ताकि इस निज़ाम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। एक तरफ से हम देखते हैं कि पानी की शार्टेज का मसला है, दुनिया की तरफ से ये वार्निंग आ रही है पाकिस्तान को कि 2025 के बाद पाकिस्तान के अंदर शार्टेज शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो अपनी नाहलियाँ हैं, जो ये निज़ाम नकारा हो चुका है, माजी में हम देखते थे कि इन्हीं जो नहरी निज़ाम है इसके ऊपर लश ग्रीन
सायादार दरख्त होते थे वो सारे काट दे हैं, जिसकी एक बड़ी ये वजह है इन्वायरमेंट की तब्दीली की। दूसरे नंबर पर पानी के जो ज़िया है उसको रोकने के लिए भी कोई इकदाम नहीं किए गए। ज़रूरत तो इस बात की थी कि ये पक्के खाले बनाए जाते, पक्की नहरें बनाई जाती, पानी की एक एक बूंद को जो है ना वो महफूज किया जाता। लेकिन हम देखते हैं कि गुज़श्ता जितना अर्सा गुजरा है इस हवाले पर कोई तवज्जो नहीं की, और अब खमियाजा नई नस्लें भुगत रही हैं। और आइंदा अगर इस पर कोई हिकमत अमली ना बनाई गई तो फिर इसका खमियाजा पूरी कौम भुगतेगी। और जैसा कि इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग भी है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि हाई रिस्क ममालिक हैं। जहाँ तक पानी की अहमियत आप देखें कि इस वक्त जितने भी साइंसदान हैं अगर वो किसी सियारे पर रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले पानी को तलाश करते हैं। पानी होगा तो ज़िंदगी होगी, अदरवाइज़ ज़िंदगी नहीं चल सकती। माजी में भी इसी तरह की सूरत हाल थी कि जितने भी फ़िलासफ़र गुजरे पानी को ही गार्ड के तौर पर लिया जाता था। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यही रही है कि पाकिस्तान के अंदर पानी की महफूज करने के हवाले से, डैम्स को बनाने के हवाले से और हमने कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी ज़राअत सफ़र कर गई है। और ज़राअत इस वक्त आप देखें कि 65% से ज़्यादा लोग जो कि देहात में रहते हैं उनका गुजारा ज़राअत पर ही था। लेकिन वो इंतहाई जो है ना मुश्किल तरीन हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और उसकी वजह से मुल्क के अंदर जो माली बहरान है, मुआशी बहरान है, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि मुल्क की ज़राअत पर किसी किस्म को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। बाहर कैफ नई हुकूमत आई है, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो उन्होंने ये सोचा है कि सबसे पहले इस निज़ाम को, जिसको हम इस पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम के रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसको बेहतर किया जाए। और इस वक्त जिन अफसरान ने जाकर ब्रीफिंग दी उनका ये कहना था कि पहली दफ़ा हमने देखा कि पहली हुकूमत है जिसमें वज़ीर आज़म ख़ुद बैठा था, 10-10 घंटे की ब्रीफिंग होती रही है उस इशूज़ के ऊपर उन्होंने संजीदगी से इस पर गौर किया और संजीदगी से इन मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी है। तो ये सब यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। लेकिन इसके साथ हम ये देखते हैं कि जो 8 करोड़ एकड़ फीट पानी इतनी बड़ी मिकदार है कि जो मौजूदा हम तरबेला, मंगला डैम और उसके साथ चश्मा बिराज में जो हम पानी ज़ख़ीरा करते हैं, तकरीबन 1 करोड़ 30-40 लाख एकड़ फीट के लगभग है जो हम पानी सालाना ज़ख़ीरा करते हैं। और जो हम ज़िया करते हैं पानी का, जो नहरी निज़ाम के अंदर जो खामियाँ हैं जिनकी जानिब आपने तवज्जो मबजूल करवाई, वो तकरीबन उससे 5 गुना ज़्यादा है। यानी कि तकरीबन 8 करोड़ एकड़ फीट पानी हम ज़ाया कर देते हैं। और अगर हम दियामिर भाषा डैम भी बनाने जा रहे हैं जिसके ऊपर ओवरऑल हमें $14 अरब खर्च आएगा, उसके अंदर भी जो पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है इससे जो ज़ाया हो रहा पानी उससे कहीं कम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस ज़ाया होने वाले पानी को रोक सकें। जो आपकी इतला के मुताबिक जो इस मामले के ऊपर काम कर रहे हैं और स्पेशली एक टास्क फोर्स भी कायम हुई है 19 रुकनी, कब तक ये अपना प्लान, मुफस्सल प्लान तैयार कर लेंगे और इस नहरी निज़ाम की वजह से जो पानी ज़िया होता है इसको शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इस ज़िया को रोकने का तरीक़ाकार क्या मौजूद है? इस वक्त बिल्कुल इन्हीं अमूर के ऊपर जो आप जिस तरह आपने निशानदेही की है गौर किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वाज़ेह तौर पर अहकाम दिए हैं कि अगर पानी होगा तो हम हैं, ज़राअत होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क के अंदर जो फूड सिक्योरिटी इशूज़ हैं वो पैदा नहीं होंगे। अगर पानी का ही ज़िया होता रहे, ना डैम हो, ना उनके पानी के जो ज़ख़ीरा है उसको ना महफूज किया गया, तो फिर मसाइल पैदा होंगे। इस वक्त जो प्लानिंग में चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें मेन चीज़ यही है कि डैम्स बनाए जाएँ और जगह जगह पर जो बड़े नहरी निज़ाम है वहाँ उनको पक्का किया जाए ताकि कोई पानी ज़ाया ना हो, और ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे ज़राअत को भी फ़ायदा हो। क्योंकि एक और बात आपको बताऊँ, आप इस वक्त जितने भी पाकिस्तान को दस्तयाब पानी है उसका 90% हिस्सा जो है वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़राअत के लिए इस्तेमाल होना पानी ही ज़ाया हो जाता है, तो फिर उसको ना ज़राअत को फ़ायदा हो रहा है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि मैदानी इलाके, जनूबी पंजाब के इलाके हैं, सिंध के इलाके, दीगर इलाके जहाँ पर ज़राअत हो रही है मैदानी इलाकों में, तो वहाँ पर लोगों ने बोर सिस्टम शुरू किया है। उसकी मेन वजह भी यही है कि वहाँ पर पानी दस्तयाब नहीं है नहरी, और उनको वो पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। जहाँ तक बरानी इलाके का ताल्लुक है, बरानी इलाकों में ड्रिप सिस्टम का उन्होंने प्रपोज किया है, यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगाया जाए जिससे पानी भी महफूज हो, ज़ाया भी ना हो। और तीसरी सिर्फ एक आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ऐसे इलाके जैसे ये बरानी इलाके, यहाँ पर डैम्स बनाए गए हैं छोटे छोटे, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है, डैम्स बना दिए गए, पानी का ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन उनके इस्तेमाल के लिए कोई नहरें या कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया गया जैसे उस पानी को भी इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़हर जतोई साहब आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतहाई एहसन इक़दाम, उम्मीद ये करते हैं कि ये पानी का मसला और ये नहरी निज़ाम अपनी असल हालत में बहाल हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद दीगर मामला पे बात। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले एक अहम मामला और बहुत अरसे तक पाकिस्तान के मीडिया पर भी डिस्कशन चलती रही कि पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान, बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर बिलखुसूस दुबई में इमारतें बनाई हैं, दुबई में उनकी जायदादें हैं। होती साहब, अब बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से इदारे मुतहर्रिक हो गए हैं, शख्सियात को नोटिस भी जारी किए गए हैं। अब तक कितने लोगों को नोटिस दिया जा चुका है? लेकिन जी ये 3 चीज़ें इसके बारे में ज़ाहिर हो जानी चाहिए। अब लोगों को आप धोखा नहीं दे सकते, सीधी सीधी बात है। इस नाम पे कि पाकिस्तान के सियासतदानों या ब्यूरोक्रेट्स ने बाहर वो बनाई हुई हैं जायदादें, लिहाजा हम उन्हें पकड़ने जा रहे हैं। इस पे धोखा ना दें, क्योंकि आपने खुद अपनी लिस्ट में जाहिर कर दिया है कि उनके नाम पे नहीं है। नंबर 2, इससे पहले एक लिस्ट आई थी, उसका अभी तक कोई इंजाम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये कोई टाइमलाइन नहीं है इसमें कि ये कब पकड़ेंगे इनको लोगों को। नंबर 3, जब ये पकड़ेंगे नहीं तो ये जो शोर मचाते रहते हैं कि हम बाहर से पाकिस्तान जो बाहर पैसा ले गए हैं उनको लाएंगे, या फिर उन पाकिस्तानियों को, तारिकीन वतन को जिन्होंने वहाँ टैक्स नहीं दिया तो लिहाजा रकम यहाँ से गई है, तो उनको हम पकड़ेंगे। ये चीज़ जो सामने आई है कि भाई इन 3 चीज़ों पे अब झूठ बोला गया बहुत ज़्यादा। अभी तक एक बंदा इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे सामने नहीं लाए, एक जायदाद नहीं लाए कि ये हमने इस मुल्क के कानून के तहत और दुबई के कानून के तहत दोनों में क्लियर करा ली है कि ये पाकिस्तान से पैसा गया और ये पैसा जाने का सबूत ये है। तो लिहाजा 1 साल हो गया हमें। अब ये क्यों किया जा रहा है कि बार बार लिस्टें इशू की जा रही हैं? मैंने इसके बारे में पूछा कि ये एक्सरसाइज आप क्यों कर रहे हैं जब आपने किसी को पकड़ना नहीं, या आप किसी को पकड़ नहीं सकते, या आपको कोई पकड़ने नहीं देता, या उसमें से सियासतदान या ब्यूरोक्रेट निकलता नहीं है, तो ये एक्सरसाइज किसके कहने पे हो रही है? ये एक्सरसाइज एक जिसको कहते हैं ना कि मिट्टी पाव, वो वाली एक्सरसाइज है, आंखों में धूल झोंकने के लिए। बिल्कुल। 1 साल में भट्टी साहब एक लिस्ट खुफिया रखी गई, दूसरी लिस्ट सामने आई, अब तीसरी लिस्ट है। वो जो खुफिया लिस्ट रखी गई थी उसमें कहा जाता है कि सियासतदानों के नाम थे, तो वो फिर क्यों उड़ाए गए? उसमें कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे, तो वो क्यों उड़ाए गए? हमें वो लिस्टें क्यों दी जा रही हैं छान छान के जो बेनामी लिस्टें हैं? बेनामी का मतलब ये है कि अगर किसी सियासतदान या ब्यूरोक्रेट ने किसी के ज़रिए अपनी रकम वहाँ पे मुंतकिल करके और वहाँ पे उन्होंने जायदादें बनाई हैं, अब आप देखिए अगर उनके नाम नहीं ना सामने आते तो इसका मतलब क्या है कि ये लिस्टें तो फजूल हैं। अलबत्ता अगर ये एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं कि आप ये मालूम कर सकें कि भाई बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों ने जो दुबई में जायदादें, खास दुबई, वहाँ जायदादें बना रखी हैं और वो 300 लोग हैं, तो उनमें से एक तो आप बताएं ना कि जिसने वहाँ टैक्स नहीं दिया और लिहाजा उस पर यह इल्ज़ाम लगेगा कि भाई आपने यहाँ से रकम लेके गए हैं, या फिर वो पाकिस्तान का टैक्स पेयर है और वहाँ पे उसने जायदाद बना ली है। जो पाकिस्तान का टैक्स पेयर है इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। जो पाकिस्तान का टैक्स पेयर है उसको आपने फॉलो क्यों नहीं किया? आपकी FIA, आपकी इंटेलिजेंस, कस्टम इंटेलिजेंस और आपकी जो IRS इंटेलिजेंस है वो करती क्या रही है? जब आपके पास इसका जवाब नहीं है तो आप किस तरह धड़ल्ले से एक लिस्ट सामने ले आते हैं? अच्छा, फिर उस लिस्ट में क्या मसला है? उस लिस्ट में ये मसला है कि उसमें जो एड्रेसेस दिए गए हैं, ईमेल दिए गए हैं, उसमें से ज़्यादा डॉर्मेंट है और सोशल मीडिया के अकाउंट भी दिए गए हैं। फेसबुक का, ट्विटर के ऊपर वो शख्स किस नाम से अवेलेबल है वो भी बताया गया। अब उसकी हैसियत 3 हैसियतें बतानी होती हैं इस काम में। नंबर 1, ये बंदा हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये फलां जगह इस वक्त मौजूद है, हमने इसके खिलाफ ये फलां जगह अगर बाहर मुल्क से बाहर है तो हमने ये कार्रवाई, ये अर्जी डाल दी है उस मुल्क के फलां महकमे को। ये नहीं, पाकिस्तान में मौजूद है, उसके खिलाफ हमने ये FIR काट लिया या ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये भी नहीं। नंबर 3, उसकी जो जायदाद वहाँ है उसका जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है वो ये है। ये तीनों चीज़ें नहीं है। जब ये तीनों चीज़ें नहीं है तो ये आप लिस्ट आवाम को बताने की बार बार एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? अच्छा, दूसरा, अगर आप लिस्टें बताते जाएंगे तो इसका मतलब तो ये है कि आप लोगों को भगा रहे हैं कि भाई आपका नाम आ गया, अब आप पाकिस्तान मत आइएगा जब तक कि आपका नाम क्लियर ना हो जाए। अच्छा, दूसरा, आप ये इंतजाम कर लें पक्का, यानी आप उनको होशियार कर रहे हैं, आप ये पक्का इंतजाम कर लें कि फर्ज किया X नामी सियासतदान या Y नामी ब्यूरोक्रेट ने ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग की है और आपके जरिए उन्होंने ये जायदाद खरीद ली है, तो कोशिश कीजिएगा कि रिकॉर्ड बिठा लें। ये वार्निंग दे दी उनको।
ये लिस्टें जो हैं इसकी एक्सरसाइज अब बंद होनी चाहिए। ये और काम क्या होना चाहिए कि ये 3 चीजें जो मैंने कही हैं कि अगर कोई बंदा है एक भी उनमें से, तो उसका लाएं कि हमने इसके बारे में ये 3 शराइत पूरी कर ली है। नंबर 1, अगर वो पाकिस्तान में है तो हमने ये इन्वेस्टिगेशन कर ली है। अगर वो बाहर है तो हमने बाहर के मुतल्लिका अदारे को ये बता दिया है। और जो उसकी जायदाद है उसकी रजिस्ट्रेशन ये है, इस पे हमने अब तक ये कार्रवाई की है। ये नहीं बताते तो ये लिस्टें फजूल हैं। बिल्कुल सही होता है। मुझे लिस्ट पढ़ने का मौका मिला है। इसमें कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी यूएई के अंदर किसी की 18 जायदादें हैं अरबों रुपए मालियत की, किसी की 12, किसी की 8, किसी की 6। OECD के साथ एग्रीमेंट होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन हासिल करना अब कोई मुश्किल नहीं रहा। यूके से भी इन्फॉर्मेशन हासिल की जा चुकी है, यूएई से भी। तो फिर जब आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं तो फिर आप कंप्लीट बायोडाटा के साथ आपको सामने आना चाहिए था और आप बताते हैं कि ये एग्जैक्ट इनकी ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी वैल्यूज हैं, ये इसके ऑनर्स हैं, और अब इनके खिलाफ हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। होते सब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे आप लिस्ट जारी कर देते हैं और अगर कोई उसमें मुलजिम है भी या किसी ने कोई जुर्म किया भी है तो वो पहले से अपनी सेफ्टी के लिए तैयार हो जाता है, अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स कर लेता है। एक और इंतहाई अहम मामला पाकिस्तान के अंदर, इससे पहले हम नहरी निज़ाम की बात कर रहे थे, पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। 23 रुकनी टास्क फोर्स तालीम के निज़ाम को लेकर जो है प्राइम मिनिस्टर के उसने काम शुरू कर दिया है। अब भट्टी साहब, ये फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिनिस्टर शफकत महमूद साहब इसके सरबरा हैं। एक तो बताइएगा किन शोबों में ये इस्लाहात लाना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद अब एजुकेशन वो स्पेसिफिकली उसको सूबे डील कर रहे हैं, तो फेडरेशन कैसे ये इम्प्लीमेंट कर सकती है रिफॉर्म? एग्जैक्टली फैसले इसको मैंने बड़ा स्टडी किया और मुख्तलिफ लोगों से बात भी की। 18वीं तरमीम के बाद जब एजुकेशन और हेल्थ स्पेशलिस्ट सूबों के पास मुंतकिल हो गए तो सेहत के साथ साथ एजुकेशन भी वो एक ऐसा शोबा था जो बुरी तरह से मुतासर होती साहब, स्पेशली गुज़श्ता 6 सालों के दौरान। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स इस हवाले से आई और कंट्री लेवल के ऊपर भी मुख्तलिफ ऐसे इदारे जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, वो गैर मुनाफा बख्श इदार तंजीमें हों, उन्होंने भी ये रिपोर्ट्स दी कि एक तो सरकारी जो हमारा सिस्टम था उसके अंदर जो हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था वो बुरी तरह से मुतासर हुआ। स्कूलों के अंदर जो बच्चों के इनरोलमेंट उनकी करने की जो हमारी जो परसेंटेज थी वो बुरी तरह से मुतासर हुई। और उसके बाद जो हमारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसकी ग्रोथ हुई, बहुत से ऐसे भी वहाँ पे ग्रुप सामने आए जिनकी वजह से तलीम का शुबा मजीद मुतासर हुआ। इस सारे मामले के बावजूद कि सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसके ऊपर मतलूबा तवज्जो नहीं दी। गुज़श्ता दौरे हुकूमत के अंदर हमने स्टोरी की थी 2017 के अंदर, जब शाहिद खान अब्बास साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सारे मामले का जायजा लिया। आलमी इदारों के भी इस हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने कबीना के अंदर मामले को लेकर गए, कमेटी कायम कर दी गई थी कि या तो पहला ऑप्शन ये होना चाहिए कि सूबों की मशावरत के साथ दोबारा ये जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है ये वफाकी हुकूमत के पास आ जाए। अगर वफाकी हुकूमत के पास नहीं आना और ये सब्जेक्ट सूबों के पास ही रहना है तो फिर हमें इस एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। लेकिन उसके बाद आखिरी 6 माह के दौरान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट इस एजेंडे के ऊपर मजीद कुछ काम ना कर सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वफाकी वजीर बराए फेडरल एजुकेशन शफकत महमूद साहब की सरबराही में 23 रुकनी एक बड़ी इफेक्टिव और एक टास्क फोर्स कायम की गई है, जिसके अंदर न सिर्फ कॉलेजेस बल्कि उसके साथ साथ सरकारी और निजी जामियात के जो वाइस चांसलर्स हैं उनको शामिल किया गया है, जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल किया गया है, बलोचिस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को शामिल किया गया है। ऑब्जेक्टिव इनका यह है कि हमने एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनानी है और इम्पॉर्टेंट काम यह किया गया है कि चारों सूबों के जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स फॉर एजुकेशन हैं और सेक्रेटरीज हैं उनको भी टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया गया है। इनकी अच्छा इकदाम है कि भले ही 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ये मामला जा चुका है, लेकिन सूबों को भी ऑन बोर्ड किया गया है, उनको भी इसके साथ मिलाकर एक मुतफिका तौर के ऊपर मुल्क भर के लिए एक नेशनल लेवल के ऊपर एक एजुकेशन पॉलिसी तैयार करने का फैसला किया गया है। भट्टी साहब, यकसा निज़ाम तालीम का आपने तज़किरा किया, लेकिन लग ये रहा है कि अगर कोई पॉलिसी बन जाती है तो फिर से तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि यकसा निज़ाम तालीम तभी इम्प्लीमेंट हो सकेगा या फिर से एक सेंट्रल बॉडी के अंडर ये सारा सिलसिला आ जाता है। एक इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है महकमा मौसमियात और फेडरल फ्लड कमीशन की जानिब से
और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के दो बड़े जो आबी वसाइल हैं तरबेला और मंगला डैम ये साल के आखिर तक खुश्क हो जाएंगे। ज़ीशान जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। ज़ीशान, इंतहाई तशवीशनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये रिपोर्ट है, मज़ीद इसमें क्या कहा गया है? वासी साहब, इसमें इस तरह है कि ये जो तरबेला डैम और मंगला डैम के हवाले से हमने एक जो खबर की थी उसमें हमारी महकमा मौसमियात से बात हुई थी। महकमा मौसमियात के अलावा जो आबी उमूर के दीगर वफाकी इदारे हैं उनके जो अफसरान से बात हुई, उसमें ये बात सामने आई कि एक तो इस मरतबा जो बारिशों के मुतल्लिक जो तवक्को की जा रही थी और जो पेशगोई थी वो बारिशें जो हैं वो उस तरह नहीं हुई, और आइंदा 2 माह के लिए भी जो महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि आइंदा दिसंबर तक भी बारिशों का उस तरह इम्कान नहीं है जैसे कि तवक्को की जा रही थी, जिसकी वजह से रिजर्वायर्स में पानी जो है वो कम आने का इम्कान है। दूसरा, आगे जैसे सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है उसकी वजह से भी जो रिजर्वायर्स हैं उसमें पानी की जो मकदार है या उनका जो हुजम है उसमें लाजमी बात है नुमाया तौर पर कमी वाक़या होगी। अब तरबेला डैम और मंगला डैम की जो सूरत हाल है उस पर जो एक ज़्यादा तशवीशनाक बात थी वो ये थी कि गुज़श्ता साल इसी महीने, जो गुज़श्ता महीना भी ख़त्म हुआ है सितंबर की 25 तारीख तक का जो डाटा हमें मौसूल हुआ था उसके मुताबिक पिछले साल और इस साल की निस्बत जो पानी की मिकदार थी वो मंगला डैम में तकरीबन 25 से 30%, जबकि तरबेला डैम में तकरीबन 42 से 45% जो है उसमें कमी वाक़या हुई है। और आइंदा जो उन्होंने महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है उसके मुताबिक ये जो है कमी मज़ीद वाक़या होगी। और जो डैम के खुश्क होने की बात है उसको हम इसको इस तरह ले रहे हैं कि डैम जो है वहाँ पर पानी की सतह डेड लेवल तक पहुँच जाएगी, और डेड लेवल के ऊपर जो पावर प्लांट्स भी हैं उनको जब ऑपरेट किया जाता है तो आपको याद होगा कि हाल ही में T4 एक्सटेंशन जो मंसूबा था तरबेला डैम का उसमें जो फॉल्ट आया था उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि उसको जो है डेड लेवल के ऊपर ऑपरेट किया गया, जिसकी वजह से जो बिजली की पन बिजली में जो थी वो एक कमी वाक़या हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा ज़ीशान, ये एक मामला तो यकीनी तौर के ऊपर संगीन है और इसके अंदर बड़ा जो फैक्टर है वो जो एक मौसमी तगीरात है उसकी वजह से हमने देखा कि रवां साल मंगला डैम हम पूरा भर ही नहीं सके। तरबेला डैम अगरचे हमने फुल किया लेकिन 8 से 10 दिन बाद उससे भी पानी का खराज शुरू हो गया। आज इस तरह की एडवाइजरी कमेटी की जानिब से भी रबी सीज़न के लिए पानी की दस्तयाबी और शॉर्टफॉल के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा रबी सीज़न के दौरान कितना हमें शॉर्टफॉल सामना करना पड़ेगा? और इस तरह की जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद जनवरी के अंदर एक बेहतर हमें स्पेल मिल सके बारिशों का, जिससे शॉर्टेज किसी हद तक कम हो सके, लेकिन सूबों की मुश्किलात कम होते दिखाई देती नहीं है, चूँकि तरबेला और मंगला डैम जिस तरह हम बता रहे हैं कि दिसंबर में वो डेड लेवल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन भट्टी साहब, इस पर 2 फैक्टर हैं कि जैसे कि आपने बताया कि आज इरसा की जो एडवाइजरी कमेटी है उसकी भी आज मीटिंग है रबी सीज़न के हवाले से, जिसमें वो पानी की दस्तयाबी का तयन करेंगे कि रबी सीज़न के लिए सूबों को जो पानी है वो किस तरह दस्तयाब किया जाएगा। लेकिन उसमें जो शॉर्टेज के हवाले से अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आइंदा दिसंबर तक भी जिस तरह बारिश का इम्कान नहीं है, तो जो ओवरऑल शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज महकमा मौसमियात या फेडरल फ्लड कमीशन जो है उनके डाटा के मुताबिक उनके अफसरान बताते हैं वो तकरीबन 72% के करीब वो कहते हैं कि टोटल ओवरऑल जो है जो पानी के रिजर्वायर्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में उसमें तकरीबन 72% के करीब जो है वो कमी वाक़ई होगी गुज़श्ता साल की निस्बत, जो कि पिछले साल तकरीबन 33 से 35% के करीब थी जो ओवरऑल पानी की सिचुएशन थी इन डैमों के अलावा। और दूसरी इसमें जो अहम बात है वो बात यह है कि इसमें जो डाटा का अगर आप एनालिसिस उसमें देखेंगे और इन अफसरान ने जो उसके ऊपर एक काम किया है और उस हवाले से हमारी जो डिस्कशन हुई है वो अगर आप देखें तो जो इवन भारत की जानिब से, क्योंकि आप इसको बेहतर तौर पर चीज़ों को इस तरह भी देख सकते हैं कि जो दरिया चनाब है या दरिया झेलम है या दरिया सिंध है जो कि वेस्टर्न रिवर्स हैं वो तीनों पाकिस्तान से ओरिजिनेट नहीं होते। इनमें से 2 दरिया जो हैं वो भारत से ओरिजिनेट होते हैं जिनमें चनाब और झेलम शामिल हैं। अभी तक जो भारतीय मुतनाज़ मनसूबे जो बन चुके हैं उनकी डाटा रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो वाटर रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अगर बगलियार को देखें या किशन गंगा को देखें तो उसके बनने से पहले झेलम और चनाब में पानी की सिचुएशन और उनके बनने के बाद झेलम और चनाब दोनों दरियाओं में जो पानी की सिचुएशन है उसमें वाज़ह फ़र्क है, जिसका कि बाकायदा अदाद शुमार के साथ अभी इसके ऊपर फेडरल फ्लड कमीशन, इंडस वाटर कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इरसा के जो इदारे हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा ज़ीशान, सफारती महाज माफ़ कीजिएगा, सफारती महाज पे हम देख रहे हैं भारत वहाँ भी आंखें दिखा रहा है, बॉर्डर्स पे भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इस गैर यकीनी कैफियत में, इस गैर यकीनी सूरत हाल में उनके मुतनाज़ा मंसूबों को लेके पाकिस्तान को क्या करना होगा? टेबल टॉक क्या हो पाएगी? और ये जो पानी का मसला है इसके लिए क्या किसी और फोरम पे भी पाकिस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए?
इसमें भाई साहब 2 चीज़ें हैं कि अगर जो इनके साथ आबी तनाज़ात भारत के और पाकिस्तान के दरमियान जो एक अरसा दराज से चल रहे हैं, उसमें 2 चीज़ें, एक तो हमें इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली दोनों महाज पर चीज़ों को देखना होगा। सफारती महाज पर जैसा कि आपको याद है कि अगस्त की 29 और 30 तारीख को 2 रोज़ा आबी मुज़ाकरात यहाँ पर इस्लामाबाद जो मुनक्किद होने थे, लेकिन वो लाहौर में मुनक्किद हुए और लाहौर नेस्पा के हेड ऑफिस में जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें भारत की जानिब से कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई थी, जो कि फौरी तौर पर जब भारतीय आर्मी चीफ़ की जानिब से एक बयान जारी हुआ तो उन यकीन दहानियों से भारत ने फौरी मुंह मोड़ लिया और पाकिस्तान जो है वो उसी इंतज़ार में बैठा रहा। लेकिन इसके ऊपर जो वर्ल्ड बैंक है, वो जैसे कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा जो हैं, वो जब हाल ही में UNGA की मीटिंग में गए थे, वहाँ पर उनकी वर्ल्ड बैंक के जो चीफ़ हैं उनसे भी प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, तो उन्होंने उसमें भी इस मामले को उठाया है। तो वर्ल्ड बैंक जो वो चूँकि इस ट्रीटी का ज़ामीन है, तो वो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बेहतर और एक मरबूत जो है वो किरदार अदा कर सकता है। आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान को किसी तीसरे फोरम पे, बैनुल अक़वामी फोरम पे अपने इन मसाइल और भारत की साबी जारियत से मुतालिक आवाज़ ज़रूर उठाना होगी। होती साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अब खबर ये आ रही है कि FBR की जानिब से नई इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है मोबाइल फ़ोन्स पे, कितने पैसे इससे इकट्ठे हो जाएंगे? जी, ये हमने FBR वालों से पता किया तो उन्होंने, बड़े अफसरान ने जिन्होंने ये ड्यूटी लगाई है, उन्होंने कहा कि जनाब इससे अभी तक तो ये 250 रुपये फ़ी सेट है, लेकिन अगर 2% लगा दी गई तो 4 अरब रुपए इकट्ठा होंगे, 4 अरब एक्स्ट्रा। भट्टी साहब, आपको याद है कि पिछले दिनों यहाँ पे एक स्टोरी की गई थी कि 9 अरब डॉलर की इंपोर्ट हो रही है। 9 अरब डॉलर, ये तकरीबन 1000 अरब रुपए बनता है। इसी तरह ना, अब 1000 अरब रुपए पे अगर 2% लगाएं आप, तो कितने पैसे बनते हैं? ये तो 40 अरब रुपए बनते हैं। तो ये 4 अरब क्यों कह रहे हैं? उस पर अगर विदहोल्डिंग टैक्स भी साथ लगा लें 6% का, तो ये कितने पैसे बनते हैं? ये तो उससे यानी कि 100 अरब रुपए बनते हैं। तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि 4 अरब रुपए एक्स्ट्रा आएगा? ये आपने पूछा उनसे? हाँ, नहीं, ये तो हमने FBR के लोगों से पूछा ना, जिन्होंने जो इसमें डायरेक्ट काम करते हैं। बड़ों ने ये कहा, मैं बता देता हूँ, IRS के जो चीफ हैं डॉक्टर इकबाल, उन्होंने ये बताया। उससे पहले हमें मेंबर कस्टम ने बताया और मैंने ये सवाल खुद किया चेयरमैन FBR से। उन्होंने कहा कि इसकी मुझे वर्किंग नहीं पता, ये दोनों साहब हैं, इनसे बात करें। जब हमने बात की तो 4 अरब रुपए सामने आ गए। अब ये 40 अरब रुपए ये और तकरीबन 60 अरब रुपए वो दूसरे, तो वो ये 100 अरब रुपए क्यों नहीं है? ये वर्किंग जो हमने की तो पता चला कि ये लोग जो हैं ये इस चीज़ को भी गिन रहे हैं कि जो वहाँ पे ग्रीन चैनल है उससे जो जा रहा है माल, उसका नहीं वो हिसाब कर रहे हैं। अब ग्रीन चैनल पे इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? एग्जैक्टली, उसका वो हिसाब नहीं कर रहे, तो वो 4 अरब कर रहे हैं। अब अगर ये एक वर्किंग उन्होंने बना के दी है PTI की हुकूमत को, तो असद उमर साहब ने उनसे पूछा क्यों नहीं कि ये पैसे 4 अरब रुपए क्यों हैं? ये एक्स्ट्रा इनकम जो इनको होनी है, तो ये 4 अरब रुपए क्यों है? ये पूछा नहीं गया। और यहां से ये पता चला कि इनको जो बाकी बताया गया है कि 19 अरब रुपए टोटल इस फेडरल ये जो 2% लगाया गया है, इससे टोटल ये जो मिनी बजट में है 19 अरब रुपए जमा होंगे। तो क्या ये अगर 100 अरब हैं 4 अरब की बजाय, तो वो ज़्यादा नहीं हो सकते? वो कोई 500-600 अरब, 200 अरब, 100 अरब, 150 अरब नहीं हो सकते? इनको दोबारा मांगना चाहिए FBR से कि आपने जो वर्किंग की है वो किस हिसाब से की है। आया इसमें आपने स्मगलिंग को और ख़ुद जो महकमा स्मगलिंग कराता है उसको इंक्लूड किया है, या फिर ये कीमतें गिरने जा रही हैं, इसकी मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें तो बढ़ने जा रही हैं। Exactly. या फिर आपने क्या किया है कि जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान में, उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा गया कि उनका कारोबार मुतासर ना हो। क्यों? क्योंकि अगर उनसे सही तरह ड्यूटी और टैक्स ले लिया जाए तो वो इतना इंपोर्ट फिर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली साहब, ड्यूटी बढ़ाकर तो आप उन स्मगलर्स को मजीद बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। जो ग्रीन चैनल के ऊपर गदर मचा हुआ है, जो वहां पर तबाही हो रही है, आप सिर्फ उसको रोक लें तो वहां से इससे कई गुना ज्यादा आप 50 से 100 रुपए सालाना इजाफी आप रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। ग्रीन चैनल का जो मिसयूज हो रहा है उसके ऊपर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। ड्यूटी बढ़ाएंगे, स्मगलर को मजीद फायदा होगा और मोबाइल भी महंगे होंगे, और आपको ये 2% लगाने की जरूरत भी ना होती। ये जो 2% उन्होंने लगाया है, इससे बाजार में तो फोन महंगा हो जाएगा, लेकिन हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। होती साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब आपका, सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतने। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।